प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें और एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए, धन्यवाद। दोस्तों नजर के बारे में अक्सर आपने सुना और जाना होगा, कहते हैं अगर एक बार किसी की काली नजर लग जाए तो बड़ी से बड़ी हस्ती की काया कहीं मिल जाती है। तो चलिए ऐसे ही डर से जुड़ी एक रोचक कहानी की। बस कुछ देर की और बात है, फिर तेरी बलि से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर कौन थी वो औरत जो उस लड़की की बलि चढ़ाना चाहती थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे जाना होगा। बंद रोशनी में चमकते कैनवास, दीवारों पर लटकती दर्जनों पेंटिंग्स और बीच हॉल में खड़ा आ जाए 23 साल का साधारण पर आकर्षक सा लड़का। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे उन कलाओं में उसे बहुत रुचि हो। पेंटिंग्स की भीड़ के बीच उसकी नजर ठिठक गई। सामने एक बड़ी सी कैनवास पर एक लड़की बैठी थी, नीले गाउन में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और उसके पास एक लड़का जिसका चेहरा देखकर अजय का दिल थम गया। दरअसल उस पेंटिंग में उसकी ही शक्ल का एक व्यक्ति हूबहू मौजूद था। आखिर मेरी पेंटिंग किसने बनाई? उस पेंटिंग को देखकर अजय के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसके मन में जानने की उत्सुकता थी कि आखिर उस पेंटिंग को बनाने वाला है कौन। उसने कुछ लोगों से पूछताछ करी तो उसे पता चला कि उस पेंटिंग को बनाने वाली लड़की वहीं एग्जीबिशन में मौजूद है। वो उसके पास गया। एक्सक्यूज मी। जी हाँ कहिए। लंबा कद, खुले बाल, होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो जो पेंटिंग है उसमें जो लड़का है वो मैं हूँ। हाँ मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। पर तुम तो मुझसे कभी मिले नहीं, फिर तुमने मेरी पेंटिंग कैसे बनाई? हम पहले कभी मिले नहीं है, पर मैंने ये पेंटिंग अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इमेजिनेशन से निकलकर कोई किरदार बाहर भी आ सकता है। वैसे आपकी पेंटिंग बहुत शानदार है। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है इस पेंटिंग के जरिए डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी और अब हम मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना साथ में एक कॉफी हो जाए। मालिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, जिसे सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई आप पर जादू कर रहा हो। इसलिए अजय भी मालिनी के साथ कॉफी पीने चला गया। कॉफी पीते हुए दोनों में काफी बातचीत हुई और कुछ ही पल में दोनों दोस्त भी बन गए। मैं शहर में नहीं हूँ और अभी शहर में मेरी किसी से खास जान पहचान भी नहीं हुई है। तुम पहले लड़के हो जिसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मालिनी का अंदाज बाकी लड़कियों से कुछ अलग था, इसलिए अजय भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अगले दिन की बात है, अजय अपने इंस्टीट्यूट से पढ़कर बाहर निकला ही था कि तभी उसे मालिनी मिली। हाय अजय, कैसे हो? तुम यहाँ? और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अरे कल तुमने ही तो बताया था कि तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। मैंने बताया था। अरे बाबा हाँ, अगर तुमने नहीं बताया होता तो यहाँ कैसे आती? तुम शायद भूल गए होंगे। अच्छा चलो, पास में एक पार्क है, वहाँ पर चलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। अजय मालिनी के साथ पार्क में गया। ये देखो अजय, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, खीर। थैंक यू, ये तुम मुझे दे दो, मैं घर पर खा लूंगा। अरे घर पर क्यों खाना जब मैं यहीं हूँ? खीर में यहीं खानी होगी। मालिनी का अंदाज थोड़ा अलग था, पर अजय को अच्छा लग रहा था कि कोई लड़की उसका इतने प्यार से ध्यान रख रही है। अजय ने वो खीर खा ली। इसके बाद मालिनी ने उसे वही पेंटिंग गिफ्ट भी की जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। यार ये पेंटिंग तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ पैसे मिल सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग हम दोनों की मेमोरी के तौर पर हमेशा मौजूद रहे। इसे तुम अपने कमरे में लगाना, जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें हमारी मुलाकात का पहला पल याद आएगा। इसके बाद उन दोनों ने थोड़ी बातें की और वो दोनों अपने घर चले गए। उसी रात की बात है, अजय अपने बिस्तर पर बैठे किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा ये सब बस उसका एक वहम है, इसलिए वो सो गया। उसे सोया भी कुछ ही समय बीता था कि तभी उसे अपनी छाती पर भारीपन महसूस होने लगा। उसे सांस लेने में बेचैनी होने लगी। उसकी धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी। उसकी आंखें बंद थी पर घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। पसीने से उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था। तभी वो घबराते हुए उठा। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मानो कोई मेरी छाती पर बैठा हुआ था। अच्छा पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी अजय को महसूस हुआ मानो उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा है। उसने अपना टेम्परेचर चेक किया, उसे बहुत तेज बुखार था। शायद बुखार की वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। जिसके बाद अजय ने मेडिसिन खाई और सो गया। अगले दिन सुबह अजय की मां मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन आज अजय अपने कमरे से रेडी होकर बाहर ही नहीं आया था। इसलिए उसकी मां उसके कमरे में गई। अजय बेटा, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। अजय उठा पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। शरीर पर जगह जगह लाल निशान हो रहे थे। बेटा ये कैसे निशान है तुम्हारे शरीर पर? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, रात को बहुत ही फीवर था। मैंने मेडिसिन खाई पर अभी भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए आज इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा और घर पर ही थोड़ा रेस्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को घर पर बुला लूंगी। उसी दोपहर की बात है, अजय को मालिनी का वीडियो कॉल आया। हाय अजय, कैसे हो? कुछ खास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज घर पर ही रेस्ट कर रहा हूँ। तो तुमने मेडिसिन ली? एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। मेरी मम्मी आयुर्वेद जानती है, देखना उनके एक काढ़े से तुम्हारी तबीयत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अरे नहीं, मैं भी ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन खा लिया, तुम परेशान मत हो। अजय वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि तभी अजय को महसूस हुआ जैसे मालिनी का चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। ये देख उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या हुआ अजय? हेलो हेलो अजय। अजय ने फोन उठाया तो फोन पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शायद नेटवर्क इशू हुआ होगा, इसलिए स्क्रीन मुझे ऐसी दिखी। नहीं अब सब ठीक है। धीरे धीरे अजय और मालिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। मालिनी अक्सर अजय के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया करती थी। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। ये क्या है मालिनी? ये काला धागा है, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। अच्छा अजय, एक बात कहनी थी, कल मेरे घर में पूजा है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मम्मी खास तुमसे मिलना चाहती है, तुम हमारी पूजा में शामिल होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे पूजा कितने बजे की है? तुम कल शाम को पहुंच जाना, पूजा रात की है। अगले दिन की बात है, अजय तैयार होकर दिन के 4 बजे अपने घर से निकल गया। तकरीबन शाम के 5 बजे थे कि वो मालिनी के घर पहुंच गया। मालिनी का घर बाहर से बहुत अजीब था, जैसे मानो बरसों से इसमें कोई रहता ही ना हो। घर के बाहर पहुंचकर उसने मालिनी को कॉल किया तो मालिनी उसे लेने के लिए घर से बाहर आई। अंदर आओ अजय, बाहर क्यों खड़े हो? मालिनी के कहने पर अजय उसके साथ घर के अंदर जाता है, जहाँ एक औरत अपने हाथों में एक आरती की थाली लिए खड़ी थी। पर वो थाली कुछ अजीब थी। उसमें पूजा की सामग्रियों की जगह लाल मिर्च, काला तिल, नींबू और अजीब चीजें रखी हुई थी। ये क्या है? ये हमारे यहाँ का रिवाज है, हम मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। जिसके बाद मालिनी की माँ अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए अजय की उल्टी तरफ आरती उतारती है और कुछ मिर्ची उसके ऊपर से फेरकर थाली में रख देती है। ये सब देख अजय को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने सोचा शायद ये मालिनी के यहाँ का कल्चर है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। इतना इंतजार कराया तुमने बेटा, जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ बेटा। जिसके बाद अजय घर के अंदर जाता है, पर मालिनी के घर का वातावरण बहुत अजीब था। घर के अंदर रोशनी बहुत हल्की थी और एक अजीब सी गीली बदबू चारों ओर फैली हुई थी। मालिनी और उसकी माँ उसे घर के अंदर ले गई, जहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, अजय ने एक बड़ी सी मूर्ति देखी
उस मूर्ति को देखकर अजय को महसूस हो गया था कि ये किसी भगवान की मूर्ति तो नहीं है, क्योंकि उसकी डरावनी सी जीभ किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रही थी। अब अजय के मन में घबराहट और बढ़ने लगी। बेटा, ये हमारे कुल के देवता है, तुम इनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो। आंटी जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम अभी तो आए हो, अभी तो हमें कितनी सारी बातें करनी है, और आज पूजा भी तो है घर पर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, पर अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा ठीक है बेटा, पर पहले तो हमारे देवता के सामने हाथ तो जोड़ लो। हाँ आंटी जी, मैं अभी जोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर अजय ने अपने हाथ जोड़े और तभी सुनीता ने लाल रंग का सिंदूर अजय पर फेंका। सुनीता ने अजय पर कुछ ऐसा पदार्थ डाला था जिसके चलते अजय अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। वो एक पुतले के समान उस हाथ जोड़ने की अवस्था में खड़ा था, जिसे सब दिखाई सुनाई तो दे रहा था, पर वो अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था। बस एक पुतले की तरह खड़े होकर वो सुनीता और मालिनी को देख रहा था। सॉरी बेटा, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कितनी मुश्किलों से तो तुम्हें फंसाया है, तुम्हें शायद नहीं पता, पर तुम यहाँ से अब कभी वापस नहीं जा सकते। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो सालों से अपाहिज है वो ठीक हो जाएगा। ओह अजय, डरो मत, बस पल भर का दर्द था, अब फिर तुम्हें सब चीज से आजादी मिल जाएगी। तुम्हें पता है, हमारी पहली मुलाकात जो एग्जीबिशन में हुई थी, वो पेंटिंग में तुम्हारा चेहरा, वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सब कुछ मेरी माँ का बुना हुआ जाल था जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम्हें शायद याद नहीं, पर आज से 1 महीने पहले तुम मेरी माँ को एक मेले में हाथ दिखा रहे थे। उसी दिन मेरी माँ ने तुम्हारा नक्षत्र कुंडली सब देख लिया था, जिसकी तलाश न जाने कब से हमें थी। तुम रोहिणी नक्षत्र में जन्मे वो बच्चे हो जिससे मेरे भाई का जन्म भी हुआ था। बस तुम्हारी बलि ही मेरे भाई को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हें वश में करने के लिए हमें कितने तंत्र मंत्र करने पड़े। वो खीर जो मैंने तुम्हें उस दिन खिलाई थी, वो कोई साधारण खीर नहीं थी। उसके द्वारा मैंने तुम पर वशीकरण किया, और वो पेंटिंग जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी, उस पर भी मैंने तंत्र किया था, ताकि मैं तुम पर पल पल नजर रख सकूं। पर कुछ तो ऐसा था जो हमारा तंत्र बार बार असफल हो रहा था। तुम्हारे पास कोई तो ऐसी शक्ति थी जिससे मैं तुम पर वशीकरण नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मजबूरन मुझे आज तुम्हें घर पर बुलाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। बेटा, तुम इसे इतना कुछ क्यों बता रही हो? कुछ ही देर में तुम्हारे भाई को नया जीवन मिलने वाला है। जाओ उसे लेकर आओ, और मैं पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। आखिर समय पर इसकी बलि भी तो देनी है। सुनीता के कहे अनुसार मालिनी अपने भाई को लेने अपने कमरे में गई। सुनीता भी पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गई तथा वो कुछ सामान लेने के लिए अपने कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मालिनी की चीख की आवाज सुनकर सुनीता आई। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी। दरअसल अजय वहां मौजूद ही नहीं था। माँ अजय कहाँ गया? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे वशीकरण को कौन तोड़ सकता है? वो तो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं सकता था, वो यहाँ से भागा कैसे? माँ, जरूर कोई शक्ति उसके साथ है जिससे वो हमारे पास से बच निकला। मालिनी और सुनीता के वहां से बचकर अजय भाग रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचकर उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ फोन कॉल पर थी। बेटा, तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर पहले तेरे पिता पर हमारे पिता आए थे, उन्होंने बताया कि तेरी जान संकट में है। मेरा बेटा संकट में है, उसे बचा ले, मौत के मुंह में गया है वो डायने उसे छोड़ेंगी नहीं। मेरे बेटे को बचा लीजिए, आपने तो हमारी हमेशा सहायता की है, आज भी आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं तेरा फोन कब से ट्राई कर रही थी, पर फोन भी नहीं लग रहा था तुझे। अजय को समझ आ गया था कि आज जिस शक्ति ने उसकी जान बचाई थी, वो साक्षात उसके पितरों थे, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी, जिनकी शक्तियों की वजह से वो वशीकरण से बाहर आया था और मौका देखकर वहां से बाहर निकला। इसके बाद अजय ने अपनी माँ को सारी घटना बता दी। बेटा, तू डर मत, हम तेरे पास ही आ रहे हैं, वहीं से सीधे मंदिर चलेंगे। इसके बाद थोड़ी देर में ही सभी लोग मंदिर पहुंच गए। अजय अभी भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया। हाथ में बंधा हुआ काला धागा उतारो। पंडित जी के कहने पर अजय ने वो धागा निकाल दिया। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ लेकर आ गए। ये भले ही उन डायनों को यहाँ से निकल आया था, लेकिन वो लोग वापस इस पर फिर से वशीकरण कर सकते थे। उस लड़की ने जो भी चीज तुम्हें दे रखी है, उन सब चीजों को नष्ट करना होगा, तभी आपका बेटा बच पाएगा। आज आपके पितरों ने आपके बच्चे की जान बचाई है। ये आपके सामने इसलिए जिंदा बैठा है क्योंकि इसके साथ इसके पितृ थे। इसके बाद पंडित जी हवन करके अजय की शुद्धि करी तथा एक कवच उसे पहनने को दिया। इसके बाद अजय ने मालिनी से जुड़ी हर चीज को घर पर आकर जला दिया। उस दिन अजय मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ गया था, पर आज भी वो उस दिन की घटना को भुला नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, आप भी अजय की तरह किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच सही से कर ले, नहीं तो जो घटना अजय के साथ हुई वो अगली बार आपके साथ भी हो सकती। रुद्रपुरा गांव में रात के 9 बजने वाले थे। हर रोज की तरह आज भी पूरे गांव में ढोल और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़े। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़े। लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को बंद कर रहे थे। बच्चे भागते हुए घरों की तरफ जा रहे थे और कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खाली होने लगा, क्योंकि गांव की गलियों में 9 बजे के बाद मौत का नंगा नाच होता है। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने आदमी गोपाल को फोन लगाया। गोपाल, सब लोग घर पहुंच गए या नहीं? गोपाल ने घबराई आवाज में कहा, जी ठाकुर साहब, लगभग सब चले गए। विक्रम सिंह गुस्से में बोले, लगभग नहीं, तू जानता है ना 9 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज, क्योंकि 9 के बाद रुद्रपुरा में इंसान नहीं कुछ और घूमता है। जी अभी भेजता हूं। कहकर गोपाल ने फोन काट दिया। उसी गांव में आरव अपने पिता विक्रम सिंह के साथ घर के अंदर था। विक्रम सिंह ने आवाज लगाई, अरे बेटा, जल्दी से जाकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। एक भी दरवाजा खुला रह गया तो उसे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जी पापा। कहकर आरव खिड़कियां बंद करने लगा। हे चढ़ोरे, सब दुकान बंद हो गई अब। अरे काका चाय तो पिला दे। अरे बावड़े, ढोल और घंटी की आवाज ना सुनी के तेने? 9 बजे को है, जल्दी से घर निकल वरना घर नहीं कहीं और पहुंच जाएगा। बुढ़ा तो बहुत सोचता है, ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। सिपन बेटे, थाटे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 9 बजे से पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगा, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ जाता हूँ। हाँ बोलो ठाकुर साहब। काका, सब लोग घर चले गए ना? सब चले गए, ठीक है। अभी यहाँ से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोन करके यही बोले है तू। अरे 8 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब क्या हो जाएगा? 8 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आरव खिड़कियां बंद कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, सुनो बेटा, पर्दे भी लगा देना। पर्दे क्यों पापा? खिड़कियां तो बंद है। कुछ चीजें दरवाजों से नहीं, नजरों से अंदर घुसती हैं। हम पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं लगाते, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि हम उन्हें देख ना सके। अगर हम उन्हें देख लेंगे तो उनकी बातों में आ सकते हैं, और यही गलती इस गांव के कई लोग कर चुके हैं, क्योंकि एक बार उनकी बात सुन ली तो फिर वो आपकी नहीं सुनते। समझ गया। आरव चुपचाप पर्दे लगाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी खिड़की पर पर्दा डालने के लिए बाहर देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर अंधेरे में उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो पहले से ही वहां खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव बेटा। माँ, बेटा मैं ही हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन पापा ने कहा था कि आप मर गई हो।
तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, बस रास्ता भटक गई। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंची हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आरव का दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे थे। कभी कभी सबसे बड़ा जाल प्यार बनकर सामने आता है। आखिरकार उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह ठिठक गया, क्योंकि सामने कोई नहीं था, क्योंकि वो अंदर आ चुकी थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। माँ कहाँ हो? वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अंधेरा कभी खाली नहीं होता, उसमें कोई होता है। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चीखने ही वाला था कि आवाज आई। पापा! चुप चुप रहो बेटा, शांत हो जाओ। वो उसके पापा थे, लेकिन अगर वो पापा नहीं होते तो। तभी बाहर से वही आवाज फिर गूंजने लगी। आरव बेटा, मैं आ गई, तुम कहाँ हो? आरव दरवाजा खोलो बेटा। आरव बोलने ही वाला था कि विक्रम सिंह ने उसका मुंह दबा दिया। उसे जल्दी से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, क्योंकि एक अनजानी आवाज का जवाब देना मौत को बुलाना होता है। धीरे से बोले, वो तुम्हारी माँ नहीं है। बाहर से आवाज लगातार आती रही। आरव दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन विक्रम सिंह ने उसे अपने सीने से लगाए रखा, क्योंकि वो तब तक नहीं जाती जब तक कोई जवाब ना देते। डर के मारे आरव धीरे धीरे अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। सुबह होने पर विक्रम सिंह ने उसे उठाया, क्योंकि सुबह ही एकमात्र समय है जब वो गायब हो जाती हैं। चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी। आरव ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यही वो जगह थी जहां सच्चाई दफन थी। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में कहा, यही तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। आरव सन्न रह गया। क्या हुआ था उस रात? विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। तभी विक्रम सिंह पूरी कहानी बताने लगा। लेकिन कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, सहने के लिए होती हैं। उस रात हम शहर से देर से लौटे थे। सुबह के 4 बजे थे। सारे घर बंद थे। तभी उन्होंने हमें देख लिया और 4 बजे वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम भागकर इस बस में छिप गए। मैं अंदर चला गया, लेकिन तुम्हारी माँ पीछे रह गई, क्योंकि किसी ने उसे बुलाया था, बिल्कुल आज की तरह। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एक बच्चा अंधेरे में खड़ा था। उसने कहा वो डर गया है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। तुम्हारी माँ उसे बचाने गई और तभी अंधेरे से कई परछाइयां निकल आई। वो अकेले नहीं थे, वो कभी अकेले नहीं आते। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कोई हंस रहा था, कोई उसे पकड़ रहा था। मैं सब देख रहा था, लेकिन डर इंसान को जिंदा होते हुए भी लाश बना देता है। सुबह होने पर वहाँ कोई नहीं था, तुम्हारी माँ भी नहीं। आरव रोने लगा, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, बस गायब हो जाते हैं। तभी रघु वहाँ आया। उसने एक रुद्राक्ष की माला निकाली और बोला, ये माला उस पुराने बस में थी, तभी वो बस के अंदर नहीं आ पाए थे। यही उन्हें रोकती है। अगर इसे दरवाजे पर टांग दो तो वो अंदर नहीं आ सकते। आरव सब समझ गया। लेकिन याद रखना, वो हमेशा अंदर आने की कोशिश करते हैं। उस रात फिर 9 बजे ढोल और घंटियों की आवाज सुनी। आरव इस बार तैयार था। अचानक वही आवाज फिर आई। आरव बेटा, वो फिर आ गई थी, क्योंकि वो हार नहीं मानती। बाहर आओ बेटा, तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन इस बार जाल उल्टा बिछाया गया था। बाहर खड़ी माँ मुस्कुरा रही थी। बाहर आओ बेटा, तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि सच जानने के बाद डर खत्म नहीं होता, समझ बढ़ती है। उसने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उसका चेहरा डरावना हो गया और असली रूप हमेशा आखिर में सामने आता है। वो अंधेरे में गायब हो गई। उस रात आरव को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आ गया। असली डर बाहर नहीं होता, असली डर तब शुरू होता है जब हम खुद उसे अपने घर के अंदर आने का मौका देते हैं। अरे बता भी अब, क्या सरप्राइज है और कितना सस्पेंस बढ़ाएगा? बस कुछ पल और, मैं बस अभी आया। योगेश और अमन दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तभी अमन के साथ एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, जिसे देख योगेश चौंक जाता है। ये कौन है अमन? ये तान्या, मेरी वाइफ। मैंने शादी कर ली यार। क्या शादी? मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में गुवाहाटी गया था। वही मेरी मुलाकात तान्या से हुई। और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। तान्या भी मेरी तरह का नाथ है, इसलिए मैं इसे अपने साथ शहर ले आया। और आज हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे बताया नहीं। अरे अरे गुस्सा मत हो यार, बस सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ बताने का समय ही नहीं मिला। पर बेटा, हमें तो शादी की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। अंकल, आपका आशीर्वाद ही हम दोनों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप दोनों ने बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे अनाथ को आपने सहारा दिया, एक काबिल इंसान बनाया। मुझे आपके और योगेश के रूप में कभी परिवार की कमी का एहसास ही नहीं हुआ। इसलिए मैं बस अपनी खुशी आपके साथ एक सादगी से बांटना चाहता हूँ। योगेश ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से वहां से निकल गया, जिसे देख अमन भी उसके पीछे जाने लगा। योगेश यार रुक तो, नाराज मत हो प्लीज। अमन बेटा, तुम यही रुको, मैं योगेश से बात करूंगा। तुम्हें तो पता है, जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता तब तक वो किसी से बात नहीं करता। अभी वो थोड़ा नाराज है, पर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा। फिलहाल तुम नहीं बहू को अपने कमरे में लेकर जाओ। पर अंकल, बार छोड़ो और बहू को लेकर कमरे में जाओ। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद योगेश के पिता भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह तान्या किचन में खाना बना रही थी कि तभी अमन ने पीछे से उसे पकड़ा। वो अमन, भला ऐसे कोई डराता है क्या? अरे तुम खाना बनाने में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला। वैसे जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें थोड़ी देर में मनाली के लिए निकलना है। मनाली? पर क्यों? अरे बाबा, मेरी वाइफ कितनी भोली है। अरे हम दोनों हनीमून पर मनाली जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से पैकिंग कर लो। अमन और तान्या थोड़ी देर बाद हनीमून के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो दोनों एक फार्म हाउस पर पहुंचे। वाओ, पहाड़ों के बीच ये फार्म हाउस कितना खूबसूरत है। पता है, मैं हमेशा से ऐसी किसी जगह पर आना चाहती थी और आज तुमने मेरी वो विश पूरी कर दी। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जिसके बाद तान्या अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। वो शीशे के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगी, लेकिन तभी उसे शीशे में अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, जिसका चेहरा और शरीर पूरी तरह जला हुआ था। तान्या उसे देखकर घबरा जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो परछाई बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे तान्या की चीख भी नहीं निकलती। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब अमन घर आता है और अपने कमरे में जाता है, पर वहां पर तान्या जमीन पर बेहोश गिरी हुई है। तान्या, तान्या क्या हुआ तुम्हें? अमन तान्या के चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाता है, लेकिन तान्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो बस एक टक अमन को देखे जा रही थी। अमन को देखते हुए वो बड़ी ही भयानक तरीके से मुस्कुराई और अपने ही चेहरे पर नाखूनों से खरोंच लिया। उसका पूरा चेहरा खून से भर गया, लेकिन अभी भी वो उसी तरह मुस्कुराए जा रही थी। तान्या, तान्या ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ तान्या। तान्या जोर जोर से हंसती है। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की हुई थी। वो अमन से उसका हाथ आगे बढ़ाने का इशारा करती है। अमन जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसके हाथ में खून से भरी एक उंगली रख देती है। उसे देखते ही अमन बहुत जगह रह जाता है और उस उंगली को अपने हाथ से फेंक देता है। ये सब क्या है तान्या? किसकी उंगली है ये? क्या किया ये तुमने? मेरी उंगली। मुझे लगा तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मेरी उंगली तो पहचान ही लोगे। क्या? अमन बौखलाकर जोर से चिल्लाता है और तान्या पागलों की तरह हंसती हुई वहां से उठकर कमरे के बाहर भाग जाती है। पूरी हवेली में उसकी भयानक हंसी गूंज रही है। अमन भी उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर भागता है। तान्या, तान्या, कहां पर हो तुम? देखो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज ये सब करना बंद करो। जैसे ही अमन के कानों में तान्या की आवाज पड़ती है, वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तान्या के चेहरे की हंसी देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी हंसी से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो।
उसने अमन की ओर देखते हुए अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ मोड़ दिया और हाथ पैरों को उल्टा मोड़कर किसी जंगली भेड़िए की तरह जमीन पर चलने लगी। तान्या, तान्या, ये क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी तान्या को? तान्या, सामने का नजारा अमन के होश उड़ा दिया, क्योंकि तान्या अब जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर किसी चुड़ैल की तरह रेंग रही थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी दीवार भी खून से रंगता जा रहा था। उसकी कटी हुई उंगलियों से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। नहीं, ये मेरी तान्या नहीं हो सकती, इसे कुछ हो गया है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन क्या करूं? मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना होगा और बांधना होगा। तान्या दीवारों पर चलती हुई नीचे आती है। तभी अमन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही उसे छूता है तान्या उसे जोर से धक्का मारती है और वो नीचे आकर गिरता है। उसके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर तान्या अभी भी जोर जोर से हंस रही थी। उसके पैर खुद ब खुद उल्टे घूम जाते हैं और वो अमन के पास आती है। इसे आखिरी बार देख ले, इसे, क्योंकि अब ये जिंदा नहीं बचेगी। इसकी जिंदगी की ये सबसे काली रात है। अब इसे तू यहाँ से जिंदा लेकर नहीं जा पाएगा। नहीं, मैं मेरी तान्या को कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर कौन हो तुम और क्या बिगाड़ा है मेरी तान्या ने तुम्हारा? छोड़ो, छोड़ो उसे। ना ना ना, अब तो ये मेरी चपेट में आ चुकी है। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। नहीं, प्लीज नहीं। इसके बाद वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और वहां रखा चाकू उठा लिया। उसने चाकू से अपने हाथों पर अनगिनत घाव किए। अमन ऐसी हालत में भी हिम्मत करके उसे बचाने के लिए दौड़ा और उसने अमन की हथेली में ही वो चाकू बढ़ा दिया और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ी और सीढ़ियों पर जोर जोर से अपना सर पटकने लगी। सीढ़ियों पर उसका खून फैल गया। तान्या, 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 दर्द में कराहते हुए अमन उसके पास गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तान्या की सांसें अब नहीं चल रही थी। अमन उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दो तान्या, मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। ना मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता और ना तुम्हारे साथ ये सब होता। योगेश यार रुक तो, नाराज मत हो यार, तो प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुझे सब पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं यार, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया कल। खैर छोड़िए सब, पहले ये चाबी। चाबी? किस चीज की चाबी है ये? यार तेरी शादी पर मैं कुछ कर नहीं पाया, पर मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। मनाली में मेरा एक फार्म हाउस है, तू भाभी को हनीमून पर लेकर वहां जा और एंजॉय कर। क्या बात है यार, दोस्त हो तो तेरे जैसा। अमन तुरंत ही योगेश को फोन करता है। ये तूने कैसी जगह पर भेज दिया मुझे? तेरी वजह से मेरी तान्या मर गई। यहाँ पर आने से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, पर जब से वो यहाँ आई तब से सब कुछ बदल गया। बता, यहाँ ऐसा क्या था जो मेरी तान्या मुझे छोड़कर चली गई? क्या? तान्या मर गई? हाँ, तान्या मुझे छोड़कर चली गई। तूने दी थी ना वो चाबी, तेरी वजह से ही मैं यहाँ आया। तो परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ यार। जिसके बाद योगेश फोन रखकर अपने पिता के कमरे में गया। क्या था उस फार्म हाउस में? वो चाबी वो आपने मुझे दी थी ना, सच सच बताओ क्या था वहाँ? बदला, उस अनाथ अमन को सजा मिली है, तेरा दिल तोड़ने की सजा। संभाल लेगा खुद को। सब खत्म हो गया पापा, अमन ने मेरी जगह किसी और को दे दी। मैंने बचपन से उसे इतना प्यार किया, मुझे लगा था वो मेरे साथ जिंदगी में रहेगा। मैं उसे जल्दी प्रपोज करने वाला था, फिर हम दोनों शादी करते, पर उसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए पापा। उस तान्या ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। उस दिन मैंने सोच लिया था उस अमन को उसकी गलती का सजा दूंगा। उस अनाथ को बचपन से मैंने क्या कुछ नहीं दिया, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की बस अपने बेटे के लिए, पर उसने मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा करके शादी कर ली। ये क्या कह रहे हो आप पापा? अमन की उसमें कोई गलती नहीं थी पापा, उसे तो मेरे प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं ही गलत था जो उसे समझा नहीं। उसकी और मेरी दुनिया काफी अलग है, हम चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते थे, पर आपने ऐसा क्या किया जिससे तान्या की जान चली गई? वो मर गई। सालों पहले मैंने मनाली में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। खरीदने के बाद मुझे पता चला कोई मामूली जगह नहीं बल्कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। वहाँ किसी का भी रात में बचकर वापस आना नामुमकिन है, इसलिए मुझे उन दोनों को खत्म करने के लिए उससे बेहतर जगह और कहाँ मिलती? यानी तान्या के बाद अब अमन की जान को भी वहाँ खतरा है? हाँ, वहाँ हर रात काल रात्रि होती है। वहाँ पर जो गया वो कभी वापस नहीं आता। नहीं पापा, आपने ये क्या किया? अमन मेरा दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता। मुझे जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। आपने बहुत गलत किया पापा, बहुत गलत। ऐसा कहकर योगेश जल्दी से अपनी कार लेकर घर से निकल गया। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ। योगेश फार्म हाउस के बाहर पहुंच चुका था। चारों तरफ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना था, जैसे सच में मानो उस घर में मौत रात में तांडव करती हो। मगर अपने दोस्त को बचाने के लिए योगेश घर के अंदर गया, जहां तान्या की लाश पड़ी हुई थी और सामने बैठा अमन किसी बेजान सामान की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमन होश में आ, अमन होश में आ, खुद को संभाल, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चल यहाँ से। अमन कुछ भी समझने सुनने की हालत में नहीं था, इसलिए योगेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर से बाहर लेकर आने लगा। कभी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने सामने देखा तो अमन की लाश नीचे पड़ी थी। ये देख उसके होश उड़ गए। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़ी अमन की आत्मा एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। योगेश की आंखों में मौत का डर साफ साफ दिख रहा था और तभी आत्मा ने उस पर हमला किया। योगेश की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। अगले दिन सुबह जब इंद्रपाल उस फार्म हाउस पर पहुंचा तो वहां 3 लाशें मिली। इंद्रपाल को अपनी गलती का खामियाजा अपने बेटे को खोकर भुगतना पड़ा। इंसान की जलन कभी-कभी उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो सही और गलत का फैसला करना भी भूल जाता है, लेकिन दूसरे के साथ किया हुआ गलत कभी खुद के लिए सही साबित नहीं हो सकता।